नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। बलिया जनपद के इब्राहिम पट्टी में मौजूद हूँ और यह दुब्बर इंटर कॉलेज है जो सियूरी इब्राहिम पट्टी में जो पड़ता है। और सभी के लिए जो बहुत ही हर्ष की बात है कि यहाँ पर भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व आईएएस एनपी सिंह जी का जो है यहाँ आगमन हुआ है और उन्होंने लोगों से जो है बात की है, यहाँ पे जो शिक्षकों से बात की है और शिक्षा जो पद्धति है उसके बारे में जो विस्तार से समझाया है। आइए जो उनसे जो है बात करते हैं और इस संबंध में जानने की कोशिश करते हैं। सर, स्वागत है आपका जनपद में। जी प्रणाम। जिस तरह से आपने भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की है, यह शिक्षा बोर्ड क्या है सर, उसके बारे में बताएं। भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड है, नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड, और पतंजलि योगपीठ द्वारा संचालित होने का दायित्व भारत सरकार ने पतंजलि को दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो आधुनिक शिक्षा के सामर्थ्य के साथ साथ भारत की समस्त ज्ञान परंपरा का समावेश भी बच्चों में होना चाहिए, ताकि उनके अंदर आधुनिक विज्ञान, टेक्नोलॉजी और विकास की जो यात्रा है उससे तो उनका जुड़ाव हो ही, दक्षता हो ही, लेकिन उनकी दृष्टि भारतीय ज्ञान परंपरा से भी अप्लावित हो। सर, लगभग जहाँ तक मुझे जानकारी है 2 साल से अधिक हो गए हैं इस बोर्ड को जो है मान्यता मिले हुए। तो जो है कितने स्कूलों की जो अब तक जो है स्थापना हो चुकी है? चूंकि ये बोर्ड जो बना तो इसका एक विशिष्ट उद्देश्य है। इसके लिए हमें पहले कैरिकुलम डिफाइन करना, उसके लिए टेक्स्ट बुक डेवलप करना, तो 8वीं तक की पुस्तक नर्सरी से हम तैयार कर पाए, क्योंकि एनसीएफ भी बीच में अभी 2023 में ही आ पाया। तो हमने अब एफिलिएशन की प्रक्रिया अभी 4 महीने पहले से प्रारंभ की। 2 वर्ष पूर्व तक हमारे 10 विद्यालय थे। अब इधर जब हमने किताबें तैयार होने के बाद, ताकि लोगों को महसूस हो सके कि हम दूसरे बोर्ड से भिन्न कैसे हैं, तो उसके बाद देना प्रारंभ किया है। तो अब तक लगभग 25 लोग विगत 3 महीने में एफिलिएट हुए हैं। कुछ आसाम के, कुछ उत्तर प्रदेश के, कुछ मध्य प्रदेश के, कुछ राजस्थान के, कुछ उत्तराखंड के, और देश के विभिन्न हिस्सों से भी एफिलिएशन के आवेदन आने लगे हैं। और उनकी चूंकि इंस्पेक्शन कराना होता है, स्टेट गवर्नमेंट से भी एनओसी होती है, तो सब प्रक्रियाएं चल रही हैं। लेकिन हमारी पुस्तकों का 8वीं तक एसोसिएशन, जिसको कहते हैं कि अप्रूवल फॉर सिलेबस, कि हमारी पुस्तकें नर्सरी से 8वीं तक पढ़ा सकें और हमारे साथ प्रशिक्षण प्राप्त करें, हमसे असेसमेंट का मॉड्यूल ले सकें, सुझाव, उसके लिए हमारे साथ करीब सैकड़ों विद्यालय जुड़ चुके हैं। जैसा कि अभी आनंद मास्टर साहब जो बता रहे थे कि जो दूसरे बोर्ड हैं जिनकी 90% पुस्तकें जो है नौनिहालों के काम नहीं आती हैं, आपका बोर्ड ऐसा क्या देगा जिससे बच्चों को 100% जो है मिल सके? देखिए, हमारी पुस्तकों में अगर आप स्वयं देखेंगे आदरणीय, तो आसपास के परिवेश से उठाकर ही विज्ञान को भी समझाया गया है, ताकि प्रारंभ में बच्चे को एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, गतिविधि आधारित लर्निंग हो, ताकि उसे मात्र सैद्धांतिक बोध न हो, बल्कि व्यवहारगत उसके अंदर उसका पूरा का पूरा एक अवधारणा, कॉन्सेप्ट उसके अंदर समाहित हो जाए। क्योंकि जब तक वो कॉन्सेप्ट में एम्बेडेड नहीं होता, अवधारणा पूरी तरह से उसको अंतस तक प्रवेश नहीं करती है, तब तक वो जीवन में उसका उपयोग नहीं कर सकता। रोट मेमोराइजेशन कर सकता है, उपयोग नहीं कर सकता। तो हमने भारतीय मूल्यबोधों को भी खूबसूरती से डाला है, प्रवचन के रूप में नहीं, कहानियों, पुस्तकों में, अभ्यासों, प्रोजेक्ट वर्क के रूप में, ताकि गतिविधि करते हुए वो वैल्यूज को सीखे, गतिविधि करते हुए वो विज्ञान को सीखे, और वो व्यवहारिकता में उसका उपयोग करने का सामर्थ्य हो, मात्र उसको सैद्धांतिक मानसिक जुगाली तक सीमित न हो। ये अलग है उससे इस मामले। जिस तरह से आप सर बता रहे हैं, ये तो आनंद मास्टर साहब भी कह रहे थे कि 1947 में जो है ऐसे बोर्ड की जो स्थापना हो जानी चाहिए, लेकिन चूंकि अब जो है आपने न्यू डाली है, तो कब तक जो है इसमें पूरी तरह से 8वीं तक की बात कर रहे हैं, पूरी जो शिक्षा जो है मिलने लगेगी? देखिए, एनसीएफ चूंकि आया है 2023, सेकेंडरी का जो सिलेबस है उसके लिए भी भारत सरकार की एक समिति है जो उसको परिभाषित कर रही है। उम्मीद है कि दिसंबर तक आ जाएगा वो। तो चूंकि जब नई शिक्षा नीति के तहत सेकेंडरी एजुकेशन होगा, तो जो बच्चा पहले उस पद्धति में 9वीं में पढ़ेगा
वही फिर अगले साल 10वीं में जाएगा, फिर उसके बाद के साल में 11वीं में जाएगा, फिर 12वीं में जाएगा। इसलिए क्रमशः हम 9वीं की किताब अगले वर्ष तैयार करेंगे और इसके बाद एक एक वर्ष के अंतराल पर 10वीं, 11वीं, 12वीं तैयार करेंगे, क्योंकि हम बहुत कट पेस्ट वाली किताब नहीं तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ लगभग 2000 प्रोफेसर और 3000 एक बहुत अच्छे क्वालिटी टीचर्स के पैनल हैं अलग अलग विषयों में, और उनसे पूरा एनसीएफ को देखते हुए, भारतीय ज्ञान परंपरा को देखते हुए, भारतीय ज्ञान परंपरा को भी तथ्य आधारित, मात्र इमोशनल नैरेटिव पर नहीं, और भारत में किसी एक विश्वास पद्धति नहीं, बल्कि भारत में रहने वाले 140 करोड़ लोग जो हैं, उनकी जितनी विश्वास पद्धतियां हैं, जो भी उनकी संस्कृतियां हैं, सबका एक बहुत ही संतुलित, समेकित, भारत सापेक्ष समेकन करते हुए, इंटीग्रेट करते हुए इस तरह की पुस्तक तैयार कर रहे हैं। इसलिए विद्वानों को भी थोड़ा एक बौद्धिक कसरत करनी पड़ रही है और उसमें समय लग रहा है, लेकिन हम उसको क्वालिटी में ही आना चाहते हैं, उद्देश्य के अनुरूप लाना चाह रहे हैं, इसलिए क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से सर जो है हमारे यहाँ यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इस तरह के जो है बोर्ड हैं, उस तरह के ही शिक्षक हैं। अगर आपका जो विद्यालय खुले तो उसमें शिक्षकों की भी आवश्यकता होगी, तो इसमें अलग शिक्षक जो है रखने पड़े, किस तरह के शिक्षकों की व्यवस्था हो पाएगी? शिक्षक अलग से नहीं रखने होंगे, क्योंकि कंटेंट तो लगभग वही होंगे जो ब्लूप्रिंट है, जो कि अन्य बोर्ड में है, क्योंकि तो एनसीएफ तो सरकार द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन जो ब्लूप्रिंट होगा उस ब्लूप्रिंट में जो हम अपने कंटेंट देंगे वो ऐसा होगा जो एक आधुनिक सामर्थ्य और प्राचीन ज्ञान परंपरा दोनों का सम्मिश्रण हो। तो इसलिए हम इतना भिन्न है मात्र कि हम कंटेंट में भिन्न नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे को भी आवश्यकता पड़ने पर दूसरे बोर्ड में माइग्रेट होना होगा, मान लो किसी ट्रांसफर की वजह से, किसी वजह से हमारे बच्चे को जेई नीट भी देना है, हमारे बच्चे को हायर एजुकेशन में भी जाना है। इसलिए जो ब्लूप्रिंट है, जो उसका प्रोफार्मा है, उसमें भिन्नता नहीं है, लेकिन जो कंटेंट है उसकी प्रस्तुति करने का ढंग है, जो बच्चे की दक्षता में संवर्धन करे, वो एक भिन्न और यूनिक प्रणाली है। तो एक बार समझा दीजिए सर, यहाँ के लोग जो है आपके बोर्ड के बारे में अच्छी तरह से नहीं समझ पाते, कंटेंट और आज जो ये शिक्षा दे रहे हैं यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इसमें और आपके बोर्ड में क्या अंतर है, बीएसबी में क्या अंतर है? देखिए, ये एक पंक्ति में बताना सबीर भाई असंभव है, ये बहुत ही विस्तृत विषय है, लेकिन यही अंतर है कि बहुत सारे विषयों में हमारे यहाँ ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं जो प्राचीन शोधों पर आधारित है, रिसर्च पर, जो हर डोमेन में आधुनिक रिसर्च भी हो गए हैं। तो हम क्यों उन्हीं यूरोपियन रिसर्चेज जो हुई थी 20वीं शताब्दी की, 19वीं शताब्दी की, उसी नैरेटिव पर हम कब तक भारत के बच्चों को गढ़ते रहेंगे, जब शोध बहुत आगे बढ़ चुका, भारत के भी शोधकर्ताओं ने किया, विदेश के भी शोधकर्ता कर रहे हैं, तो उस वाले जो मूल्यबोध है, उसकी जो दक्षता है, भारत के संदर्भ में भारत के मानस को गढ़ने के लिए हमें एक समवेत अधुनातन दृष्टि को रखना होगा, न कि उन्हीं जो 19वीं शताब्दी की जो शोध है उसी के आधार पर हम अपनी पुस्तकों को तैयार करते रहे, और जो उनकी भारत को बांटने की प्रवृत्ति थी उसके आधार पर जो कंटेंट है उसकी बजाय भारत के जोड़ने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। और भारत में जब जोड़ने की बात कर रहे हैं तो किसी एक धर्म संप्रदाय की बात नहीं कर रहे हैं, हम समूचे भारत के, अखंड भारत के लिए 140 करोड़ लोगों के जोड़ने की बात कर रहे हैं। आप कहना चाहते हैं कि जो अभी जो स्कूल चल रहे हैं वो अपनी प्राचीन पद्धति को अपना रहे हैं, और हम जो है कहीं ना कहीं जो भारतीय आपका बीएसबी है वो आधुनिक पद्धति पे काम करेगा। एक लाइन में ये स्टेटमेंट बड़ा जेनरिक हो जाएगा, लोगों को लगेगा कि मैं उनकी आलोचना कर रहा हूँ, क्योंकि इतना विषय ये है कि एक पंक्ति में इसका उत्तर ही नहीं दिया जा सकता, लेकिन एक शब्द में इतना ही है कि वर्तमान में प्राचीन जो भारतीय संस्कृति के जो निकट तत्व हैं, जो कोर इसेंस है, जो मुख्य शाश्वत मूल्यबोध हैं, उससे गर्भित कम है। हम नहीं कहेंगे बिल्कुल नहीं है, कम है। हम उसके मूल सनातन की जो मूल्यबोध है, सनातन का मतलब किसी एक पंथ से नहीं है, जो भारत की पूरी सांस्कृतिक आत्मा है, कल्चरल सोल है, जो एकत्व की, बंधुत्व की, समत्व की, वो जो मूल संस्कृति है वो हम केंद्र में रखते हुए सारे कंटेंट की प्रस्तुति करेंगे, ताकि बच्चे खंड खंड भारत के प्रतिनिधि ना हो, अखंड भारत के प्रतिनिधि। जो है आखिरी सवाल है आपका, जनपद में इस विद्यालय की स्थापना कब तक जो है संभव है?
अब ये तो स्कूल के प्रबंधकों और स्कूल के प्रधानाचार्यों, स्कूल से जुड़े हुए अभिभावकों, उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा। मेरा तो काम है, एक नया परिवर्तन का बोर्ड है, नया स्वरूप है, भारत सापेक्ष है, उसको लेकर के अपने उन शहीदों को जो पूर्ण स्वतंत्रता देश की चाहते थे, जिन्होंने राजनीतिक आजादी दिला दी, लेकिन जो वैचारिक उपनिवेश अभी भी हमारे दिमाग में और चेतन में फंसा हुआ है एक विष की तरह, उस वैचारिक गुलामी से बाहर निकालने के लिए उन्हीं अपने शहीदों की, अपने क्रांतिकारियों की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, अलग जगाने के लिए निकला हूं। जितने लोग यात्री होते जाएंगे उतना ही ये मिशन आगे बढ़ता जाएगा। कब जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा, वो उसके स्वयं के व्यक्तित्व पर, उस संस्था के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। धन्यवाद आपका। एक तो एक जननायक स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की जन्मभूमि पर आने का एक अलग ही सुखद आनंद है। दूसरा, सृजन और संघर्ष दोनों की पर्याय रही क्रांति धर्मा बलिया के धर्मी पर आने का अच्छा सुखद अनुभव रहा है। और साथ ही यहाँ के लोगों से वार्ता करके मुझे लगा कि मैं बहुत ही आशान्वित हूं। ये जो यात्रा है इसमें बहुत शीघ्र ही, चूंकि बलिया हमेशा क्रांति का एक अग्रदूत रहा है, परिवर्तन का हमेशा मशाल यहां से जली है, चाहे मंगल पांडे के रूप में हो, चाहे चित्तू पांडे के रूप में हो, चाहे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के रूप में हो हिंदी की अवचेतना का, परशुराम चतुर्वेदी के रूप में हो, धोधराज सिंह केदारनाथ सिंह के रूप में हो, या अन्य अनेक जननायकों के रूप में हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, चाहे वो जयप्रकाश नारायण जी हो। तो मुझे मालूम है कि इस वैचारिक गुलामी से मुक्ति का भी आंदोलन में बलिया जरूर अग्रणी होगा। इस विश्वास के साथ मुझे आनंददायक अनुभूति हुई। जिस तरह से आपने सुना, कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व IAS को, जिनके द्वारा जो है बताया गया कि देश तो आजाद हो चुका है लेकिन वैचारिक आजादी की जरूरत है, और इसी को लेकर के उनका जो है मिशन है, और आज वह बागी बलिया में मौजूद थे। बात मीडिया के लिए शर्मा के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे बात मीडिया के साथ।